रिटन स्टेटमेंट। रिटन स्टेटमेंट क्या होता है? जब भी कोई प्लेंटिफ डिफेंडेंट के अगेंस्ट कोर्ट में जाके प्लेंट फाइल करता है तो उसके जवाब में डिफेंडेंट अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल करता है। तो रिटन स्टेटमेंट डिफेंडेंट का जवाब होता है प्लेंटिफ की प्लेंट के अगेंस्ट। इसका फॉर्मेट क्या होता है? शुरुआत सेम वैसे ही रहती है जैसी प्लेंट में होती है कि कोर्ट का नाम, इन द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एट मेरठ, फिर सूट नंबर। उसके बाद सेम वैसे ही पहले प्लेंटिफ की डिटेल्स आती हैं, प्लेंटिफ का नाम, फादर्स नेम, एज, उसका एड्रेस, फिर सामने प्लेंटिफ लिख के वर्सेस, उसके बाद डिफेंडेंट का नाम, उसके पिताजी का नाम, उसकी एज, उसका एड्रेस, सामने डिफेंडेंट। ये चीज़ें सेम हैं, ये प्लेंट में भी और रिटन स्टेटमेंट में भी इसी ऑर्डर में होती हैं। पहले कोर्ट का नाम, सूट नंबर, उसके बाद प्लेंटिफ की डिटेल्स, फिर वर्सेस, फिर डिफेंडेंट की। ये दोनों चीज़ें प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट में सेम रहेंगी। फिर रिटन स्टेटमेंट में डिफेंडेंट पैरावाइज प्लेंटिफ की प्लेंट का जवाब देता है कि प्लेंटिफ की प्लेंट में किस किस पैरा को वह एडमिट करता है और किस किस पैरा को वह डिनाई करता है, किस किस बात को एडमिट करेगा, किस किस बात को डिनाई करेगा, यह रिटन स्टेटमेंट में बताया जाता है। जैसे यहाँ पर बताते हैं 1 से लेके 4 तक एडमिट करता है, 5 को डिनाई करता है, 6 को डिनाई करता है। ऊपर जाके इन सभी को हम एक बार देख लेते हैं प्लेंट में प्लेंटिफ ने क्या क्या बातें कही थी, उसके बेस पे हम आके वापस देखेंगे किनको एडमिट कर रहा है, किनको डिनाई कर रहा है। जैसे प्लेंट में, प्लेंट की शुरुआत हम देख लेते हैं, वही है सेम जैसी रिटन स्टेटमेंट में थी कि कोर्ट का नाम, सूट नंबर, प्लेंटिफ की डिटेल्स, फिर वर्सेस लिख के डिफेंडेंट की डिटेल्स, दोनों ही प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट में सेम है। अब किन किन चीज़ों को वो एडमिट करेगा ये देखिए। जैसे कि प्लेंटिफ एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, डिफेंडेंट एक प्रॉपर्टी डीलर है। डिफेंडेंट इस चीज़ को मानेगा, हाँ भाई मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ, वह गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इस बात को डिनाई करने की कोई बात ही नहीं है, ये तो एडमिट करता हूँ मैं, सही बात है। उसके बाद कि हाँ हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इस प्लॉट को लेके, ये बात भी सही है, ये बात को, इस बात को एडमिट करेगा देखना रिटन स्टेटमेंट में। और प्लॉट की बाउंड्रीज वगैरह ये हैं, इनमें इस चीज़ में कोई डिनाई करने की कोई बात ही नहीं है, ये तो सच सही बात है, इसकी बाउंड्रीज ऐसी हैं प्लॉट की। और जो हम दोनों के बीच में बात हुई थी प्लॉट की वैल्यू की, तो 50 लाख में ऐसे ऐसे प्लॉट की वैल्यू है, तो ये बात, ये सारी चीज़ें वह एडमिट करेगा डिफेंडेंट। देखिए कैसे, दैट पैरा नंबर 1 to 4 आर एडमिटेड, इनको वह एडमिट कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पैरा कि प्लेंटिफ ने इतने इतने अमाउंट का चेक दिया था, चेक के थ्रू पेमेंट की थी, इस बात को वह डिनाई करेगा। कैसे करेगा? पैरा नंबर 5 को, दैट पैरा नंबर 5 इज़ नॉट एडमिटेड एंड इज़ डिनाइड, ऐसे लिखा जाता है। क्यों किया था इसको डिनाई, क्यों किया है? द चेक वॉज बाउंस्ड, चेक बाउंस हो गया था, इस बात के ऊपर वह डिनाई कर रहा है कि मुझे कोई पेमेंट नहीं हुई, चेक बाउंस हो गया था। और फिर पैरा 6 को, पैरा 6 में प्लेंटिफ क्या कह रहा है कि प्लेंटिफ ने बहुत बार कोशिश की उसे बाकी रिमेनिंग पेमेंट देने के लिए और डिफेंडेंट ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया, तो इस बात को भी वह डिनाई कर देता है डिफेंडेंट। उसके बाद नेक्स्ट पैरा जो है कि प्लेंटिफ ने नोटिस भेजा था, इस बात को कैसे डिनाई करेगा? पैरा नंबर 7 को, दैट पैरा नंबर 7 इज़ नॉट एडमिटेड एंड इज़ डिनाइड, इसको भी डिनाई कर दिया। क्यों? नो नोटिस वॉज सर्व टू द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट को कोई नोटिस नहीं मिला था, उसको कोई नोटिस सर्व नहीं हुआ था, ऐसे डिनाई कर देता है। फिर पैरा नंबर 8, इसको कैसे डिनाई किया जाएगा? पैरा नंबर 8 में कॉज ऑफ एक्शन बताया कि इस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ था जिस दिन डिफेंडेंट ने मना कर दिया था प्लॉट को ट्रांसफ़र करने से, तो ये कॉज ऑफ एक्शन, इसमें डिफेंडेंट कहेगा कि कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं होता। ये बात डिफेंडेंट किस बेस पे कह रहा है? ये उसके एडवोकेट ने इसको एडवाइस किया होगा, उस बेस पे कर रहा है डिनाई। और ये बाकी के जो हैं पैरास, इनको ना तो एडमिट करता ना ही डिनाई करता, क्योंकि ये लीगल हैं कि लिमिटेशन पीरियड में होना, कोर्ट की फ़ीस वगैरह, जुरिसडिक्शन, ये लीगल है, इनको ना एडमिट करना ना डिनाई करना। देख लेते हैं कैसे लिखा हुआ। एक तो पहले हमने देख लेते हैं कॉज ऑफ एक्शन वाली बात कि पैरा नंबर 8 को, कॉज ऑफ एक्शन वाले को वह एडमिट नहीं कर रहा, डिनाई कर रहा है। द प्लेंटिफ हैज़ नो कॉज ऑफ एक्शन टू फाइल द सूट, प्लेंटिफ के पास कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है सूट फाइल करने का। उसके बाद जो लीगल थे कि जुरिसडिक्शन होना, कोर्ट फी, उनको
डिफेंडेंट लिखता है दैट पैरा नंबर 9 to 11 ऑफ द प्लेंट आर लीगल, दे आर डू नॉट रिक्वायर ईदर एडमिशन और नॉर होगा नॉर डिनायल, कि वो वाले पैरा जो हैं जुरिडिक्शन वगैरह वाले, ये पैरा जो हैं वैल्यूएशन जुरिडिक्शन, इनको ना तो एडमिट करने की ज़रूरत ना ही कोई डिनाई करने की, क्योंकि ये लीगल हैं। तो ये दो चीज़ें जो थी ना इसमें, कॉज ऑफ एक्शन और ये वाले लीगल टर्म्स जो थे, ये इसको इसके वकील ने बताए होंगे। और बाकी जो 1 से लेके 4 तक हैं, ये सारी बातें ये इसकी खुद की नॉलेज के बेस पे हैं कि ऐसे नोटिस आया था, नहीं आया था, चेक बाउंस हुआ था या नहीं हुआ था। ये वेरिफिकेशन में बताएगा कि ये तो मैं अपनी नॉलेज के बेस पे इनको सच मानता हूँ, और ये जो है बाकी जो बातें बताई हैं कॉज ऑफ एक्शन, ये इसको डिफेंडेंट को क्या पता हो सकता है, इसको कोई लीगल नॉलेज ना हो कॉज ऑफ एक्शन और ये जुरिडिक्शन वगैरह बारे में, तो इसको इसके वकील ने बताई होंगी। तो इन चीज़ों को यह वेरिफिकेशन में बताता है कि 1 से लेके 4 तक तो मेरी नॉलेज के बेस पे मैं इनको ट्रू मानता हूँ, और बाकी जो 5 से लेके 7 है ये दे आर बेस्ड ऑन लीगल एडवाइस, जिनको मैं सच बिलीव करता हूँ। तो ऐसे वेरिफिकेशन में बताता है। उसके बाद रिटन स्टेटमेंट में एडिशन प्लीज भी डाल दी जाती हैं, कुछ और एक्स्ट्रा बात कहनी हो, अपना और पक्ष रखना हो डिफेंडेंट को। जैसे इसमें वह कहता है कि यह सूट बेसलेस है, फॉल्स है, वैक्सेशियस है और यह लायबल है डिसमिस करने के लिए, यह डिसमिस करने लायक है विद कॉस्ट्स। उसके बाद प्लेस डेट आ जाएगी, डिफेंडेंट के साइन थ्रू एडवोकेट, किस एडवोकेट के थ्रू है। उसके बाद वेरिफिकेशन मैंने बता दिया किन किन चीज़ों को वह अपनी नॉलेज के बेस पे ट्रू मानता है और किन किन चीज़ों को वह लीगल एडवाइस के बेस पे मानता है, जिनको वह ट्रू बिलीव करता है। उसके बाद प्लेस आ जाएगा, किस जगह साइन और वेरीफाई हुआ है और किस टाइम पे हुआ है, किस डेट को हुआ, डिफेंडेंट के साइन। यह हो गया रिटन स्टेटमेंट। नोट्स चाहिए आपको ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग, तो आपको वेबसाइट www.desillb.com पर मिल जाएंगे।